अपने बच्चों को स्वस्थ वातावरण देकर उनके उनमें संतुलित व्यक्तित्व की नींव डालने वाले समस्त अभिभावक मंडल श्री अरविंदो सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में मैं संतोष आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और साथ ही आप सभी व्यूअर्स का जो कि शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सुझाव देते हैं और शंका समाधान के इच्छुक भी होते हैं, उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज का जो विषय है, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारा विषय ये है कि आप पति और पत्नी आपस में झगड़ते हैं। ये स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि झगड़ा तो व्यक्तित्व का एक संवेगात्मक कारण है कि संवेगों के आधार पर जब आपको कोई बात बुरी नहीं लगती तो आप ज़रूर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं कहेंगे तो वो भी बात गलत है। परंतु और एक बात सोचो, पति-पत्नी क्या, पति और पत्नी दोनों एक अलग संस्कृति से आए हुए हैं, अलग परिवार से आए हुए हैं, अलग आचार-विचार को बचपन से देखते हुए आए हैं, तो झगड़ा स्वाभाविक है। परंतु आप भाई-बहन को ही देख लीजिए, भाई-भाई को देख लीजिए, बहन-बहन को देख लीजिए, क्या उनके अंदर मतभेद नहीं होते? जब उनके अंदर मतभेद हो सकते हैं, तो पति-पत्नी का तो स्वाभाविक है होना। पर मैं ये सोचती हूँ कि मतभेद तो होना तो स्वाभाविक है। जब एक संस्था में 2 व्यक्ति एक समान विचारधारा के हों, तो एक की आवश्यकता क्या है? 2 की आवश्यकता क्या है? 1 ही व्यक्ति बहुत है। तो 2 व्यक्ति जहाँ पर होंगे तो मतभेद स्वाभाविक है। परंतु मनभेद ना हो, मनों में भेद ना हो, मनों में परिवर्तन ना हो, तो वो स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है। अगर मनभेद हो जाते हैं, तो कई बार वो स्थिति बड़ी विकराल हो जाती है, साथ-साथ भयंकर हो जाती है और क्या कहते हैं, कहीं-कहीं पर तो अ, केवल आप कहें ओरली ही नहीं, बल्कि हाथापाई फिजिकल तक की भी नौबत आ जाती है, हाथापाई तक की भी नौबत आ जाती है। अब कुछ समझदार माता-पिता तो ऐसे होते हैं कि उन चीज़ों को पीते चले जाते हैं। उनसे और कभी-कभी वो भी कुंठित होते चले जाते हैं, अगर दूसरा पक्ष ज़्यादा ज़्यादा सबल हो जाता है इस तरह का, तो अपने बच्चों को देख कर के उस अंदर-अंदर उस गुस्से को पीते रहते हैं, परंतु उससे भी वो कुंठाग्रस्त हो जाते हैं। ये भी स्थिति गलत है। इस स्थिति को भी मैं सही नहीं मानती। पर अगर आप समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, अपने संतान का ख़्याल रखने वाले हैं, तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। देखिए, मतभेद होने स्वाभाविक है, पर मतभेद जो है, मनभेद और झगड़े की स्थिति तक और उससे भी चरम तक पहुँच जाए, तो वो स्थिति एक समाज के लिए, यानी आपके बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा दुरूह और दयनीय स्थिति हो सकती है। तो मैं कहती हूँ कि जब आप झगड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बच्चे के इमोशंस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता है, आप समझ नहीं सकते। उसके बच्चे का व्यक्तित्व देखा जाए तो एकदम विशृंखलित हो जाता है, टूट जाता है पूरी तरह से। मानसिक रूप से वो असंतुलित हो जाता है, उसका संतुलन डगमगा जाता है, सामाजिक स्थिति डामाडोल सी हो जाती है, क्योंकि समाज में जहाँ अपने दोस्तों के सामने वो सिर ऊपर करके के खड़ा होना चाहता है, तो उसकी जो स्थिति है बड़ी डामाडोल कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ ना बैठूँ। कोई अगर बात करता हो तो उसको लगेगा ज़रूर ये मेरे बारे में बात कर रहा है। ये ज़रूर मेरे मम्मी-पापा के बारे में कह रहा होगा कि इनके घर से तो बहुत आवाज़ें आती हैं, अगर वो पड़ोसी बच्चा किसी दोस्त से भी बात कर रहा है। यानी कि उसकी सामाजिक स्थिति बड़ी डामाडोल सी हो जाती है। और साथ ही साथ ये सोचिए कि जब उसकी स्थिति इस तरह की हो जाती है, तो वो खामियाज़ा किसको दे? उसको खामियाज़ा तो उसको खुद भुगतना पड़ रहा है। किसको? उस कोमल व्यक्तित्व को, जिसको कि आप जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। आइए, आज हम इसी विषय पर बात करते हैं और चाहते हैं कि आप इस स्थिति से किस प्रकार से उभरें। देखिए, एक हो कैसे जाता है ऐसे? ऐसे इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुःख देता है तो कोई सुकून देता है। परंतु
जो दुःख देने वाले हैं, दुःख हम अपने आप से बना देते हैं। सुकून की तो बात अब करते ही नहीं हम, दुःख देने वाली बात करते हैं कि वो चीज़ कितना आपको दुःख दे देती है, किस तरह से आपको दुःख की अवस्था में ला देती है। क्या बात है, बैठे-बैठाए आप क्या करते हैं, एक-दूसरे की पति-पत्नी आपस में एक-दूसरे की कमियाँ गिनाते हैं। बच्चा भी देख रहा है, "अरे! तुम तो हमेशा इस तरह से करती हो, क्या फूहड़ों जैसे तैयार होती हो?" या आपको क्या है, हर समय तौलिया बिखेर पटक देते हैं, और ये नहीं देखते, देख-देख तेरे पापा कैसा करते हैं, देख-देख तेरी मम्मी कैसे करती हैं। तो हम बच्चों के सामने क्या करते हैं, एक-दूसरे की कमियाँ गिनाते चले जाते हैं कि बातें कोई बड़ी नहीं होती। इस बात को हम सहज ढंग से अलग से भी समझा सकते हैं, अकेले में समझा सकते हैं। पर आप तो उपहास करने पे लगे हुए हैं, आप तो मज़ाक में भी कर रहे हैं। मज़ाक मज़ाक क्या, उसका उपहास करते हुए उसको टॉर्चर करने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं और आपको बहुत आनंद आ रहा है। पर आपने नहीं देखा, छोटा-सा बच्चा भी उसको देख रहा है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रभाव की बात तो मैं थोड़ी देर में करूँगी, पर जो है अभी मैं इसी विषय पर आती हूँ कि और कई बार क्या करते हैं, पति और पत्नी एक-दूसरे के माता-पिता की, एक-दूसरे के भाई-बहनों की कमियाँ गिनाते चले जा रहे हैं। अभी-अभी मुझे एक जोक याद आ रहा है। क्या हुआ कि दरवाजे पर कुछ आवाज़ सी आई, तो पति जो है बाहर निकला, बाहर देखकर आया और मुस्कुराता हुआ अंदर घर पर आया, कमरे में आया। तो उसने कहा, तो पत्नी ने पूछा कौन था? तो उसने कहा, सुनो तुम्हारे रिश्तेदार बाहर खड़े हुए हैं। तो उसने कहा, पत्नी जो है दौड़कर जब वहाँ गई तो देखा कि वहाँ पर 2 गधे खड़े हुए थे। तो पत्नी जो है वो भी हाज़िर-जवाब थी। वो लौट कर के आई और आकर बोले, "सुनिए जी, सुनिए जी, रिश्तेदार तो मेरे ही हैं, पर मेरे सास-ससुर आए हुए हैं।" अब आप सुनने में तो आपको जो बहुत मज़ा आ रहा होगा सुन कर के, ये सारे के सारे जोक्स इस तरह के बने हुए हैं। परंतु क्या आपने उसे ध्यान से सुना कि आपने क्या कह डाला? शुरुआत पति की तरफ से हुई और पत्नी ने उसका हाजिर जवाब दे दिया। हाजिर जवाब देते हुए उसी के ऊपर एक ताना-सा कस दिया। अब स्थिति क्या हुई कि बच्चे को भी बड़ा अच्छा लगा, हैं? पति ने कहा, पत्नी ने कहा, तो बच्चे ने क्या सोचा कि अरे! ये तो होना ही चाहिए। तो वो आगे चलकर जब उसकी पत्नी आती है या उसका पति आता है, तो वो भी उसी तरह का व्यवहार करती है। तो आपने अनजाने में किस तरह की बातें, किस तरह की बच्चे के अंदर एक व्यक्तित्व, कुंठित व्यक्तित्व की नींव डाल दी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं, बच्चा अगर बीच में बोलने लगता है, पापा ऐसे नहीं, मम्मी ऐसे नहीं, तो आप कहते हैं, "अरे! चुप बैठ, ज़्यादा मत बोल, हैं? तेरे को क्या बोलना पड़ा है इतना? हैं? चुप रहा करो।" अरे जब बच्चा बोलना सीख रहा होता है तब आप कहते हैं, "बोलो बेटा बोलो, ऐसे करो, हैं? चलो, ऐसे चलो, ऐसे बोलो।" परंतु जब बच्चा बोलना सीख गया, तो आपने उसको कहा, "चुप बैठो, चुप, बिल्कुल चुप।" अरे सिखा तो आप ही रहे थे बोलना, और जब आपको आपने ऐसा व्यवहार किया जिसमें कि आपको कहना पड़ा चुप बोलो। मुझे अपना किस्सा भी याद आता है कि जब मेरी ग्रैंडडॉटर ने बोलना सीखा, तो मुझे इतनी खुशी हुई उसने जब पहली बार मुझे दादी कहा, हैं? माँ, पापा ऐसे तो वो बोल रही थी, पर दादी शब्द थोड़ा-सा कठिन होता है। दादी, दादू जब उसने मुझे दादी कहा तो मैं इतनी खुश हुई कि मैंने फ़ौरन ही दूसरे दिन ही एक नीडी बच्चे को उसकी स्कूल यूनिफ़ॉर्म दिलवाई और उसको उसके मनपसंद भोजन कराया। क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि मेरी बच्ची आज मुझे दादी कह रही है, पहली बार मैं जीवन में दादी बनी हूँ। तो जब हमारा बच्चा बोलता है तो हमें कितना आनंद आता है, परंतु हम उसकी बोली को गलत ढंग से के रास्ते पर लेते चले जाते हैं, गलत रास्ते पर ले जाते हैं और उसको कहते हैं चुप बैठो, चुप बैठो। अरे उसको बोलने का अधिकार है, पर आपका व्यवहार कैसा है कि वो बच्चा सही ढंग से बोल ही नहीं पा रहा, क्योंकि वो आपको समझाने पर लगा हुआ है, तैयार कर रहा है कि आप सही ढंग से बोलें, तो आप उसको सुनना क्यों नहीं चाहते? आपको सुनना चाहिए, इसीलिए बच्चों को बताइए कि कैसे बोलें, कैसे चलें, क्योंकि ये सब सिखाएगा आपका उसका अपना व्यवहार। तो उसकी एक सोच को विकसित करिए, कैसे सोचे बच्चे कि हमें क्या बोलना चाहिए, तो वो क्या है, कौन करेगा? आपका व्यवहार। तो अब कई बार क्या होता है, गलती होती है
तो माता-पिता पर दोष मढ़ने लगते हैं, तेरी माँ ने ये सिखाया होगा, तेरे पापा ने ये सिखाया होगा, वो तो हैं ही ऐसे, तेरे माँ-बाप ऐसे हैं। इस तरह के जब हम व्यवहार करते हैं, तो बच्चा तो असमंजस में हो जाता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या बोलूँ? पापा और मम्मी ऐसा करते हैं क्योंकि उसने तो वही वातावरण देखा, तो उसको लगता है कि शायद यही होता होगा। एक सामाजिक जीवन मनुष्य का क्योंकि समाज में उसने प्रवेश कर लिया है, तो उसको लगने लगा कि समाज में मुझे इसी तरह की बातें करनी चाहिए, उसी से विद्रूप जो विद्रूप हास्य होता है, उसी को वो एक सरल हास्य के रूप में ले लेता है। उसी बातों को वो को अपने में समाहित करता चला जाता है और उसी तरह का आचरण उसका होता चला चला जाता है। कई बार आप लोगों के सामने एक-दूसरे की बुराई करने लगते हैं, मेरे पति तो ऐसे, आज तो ऐसा कर गए, आज ऐसा कर गए। पति भी ऑफ़िस में जाके अपने दोस्तों को, "अरे! जो तो भैया ऐसे ही है, ऐसा खाना बना के देती है, मैं क्या करूँ?" ऐसे करके एक जनरल बात मैं कह रही हूँ। जो लोग करते हैं, करते नहीं हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह रही, वो एक अपवाद है मेरे लिए। मैं एक बहुत ही जनरल बात कर रही हूँ। तो आप जो है, जब ऐसी बातें करते हैं और सोचते हैं, ये सामने वाला मेरा बहुत हितैषी है, तो उसे भूल जाएँ। कोई भी व्यक्ति आपका ऐसा हितैषी नहीं है। घर तोड़ने वाले बहुत लोग होते हैं, घर जोड़ने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए अपनी बात को जो भी गलती है अगर आप अपने पति को या अपनी पत्नी को नहीं कह पा रहे, तो बहुत सोच समझ कर अपने मुँह से निकालिएगा। क्योंकि बात निकलते ही वो कहीं की कहीं जाती है। तो वो कहीं विकृत रूप ना ले ले तो और आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं यही कहती हूँ कि बड़ा इंसान वो नहीं जो औरों पर अपना रौब जमाए, बल्कि बड़ा इंसान वो है जो दूसरों को छोटा ही ना महसूस होने दे। यानी कि आप शुरू से अपना ऐसा व्यवहार करिए कि जो दूसरे व्यक्ति को छोटा ही महसूस ना होने दे। क्या आप अब जो है बच्चों के दोस्तों कई बार क्या होता है एक कि बच्चे आपस में दोस्त बात करते हैं, तो कहता है जी मेरे पापा-मम्मी तो रात बहुत लड़े, दिन में बहुत लड़े। तो बच्चा भी सोचता है यार ये बात कह रहा है तो मुझे भी कुछ कहना चाहिए। तो बच्चा भी अपने आप से बना-बना के कहता है, बच्चे बहुत तेज़ होते हैं। ऐसी बात नहीं बच्चों के दिमाग पर हमसे ज़्यादा चलते हैं, तो वो बच्चा भी कहता है। तो उसका परिणाम और वो आकर के बच्चा आपको बता रहा है, मम्मी आज ना सोनू ऐसा कह रहा था या वो व विजय अद्विक ने ये वाली बात कही। तो आप उसको ध्यान से सुनिए, फिर उसको समझाइए कि बेटा ऐसा नहीं है, कि ऐसा नहीं कोई ना कोई कारण होगा, उसको सुनने में गलती होगी, उसको यानी उसको आप दूसरे ढंग से मोल्ड कर दीजिए। कहीं ऐसा नहीं अच्छा ऐसा होता है इसके, देख हम तो कभी नहीं लड़ते, ऐसे करके बातें मत करिए। उसको ध्यान करिए और कभी-कभी अगर उनसे आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, तो उन्हें बातों-बातों में समझा दीजिए कि आपके बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें उसको सुनना भी चाहिए, उसके परिणामों को ध्यान में रखते हुए हमें इस बातों को करना पड़ेगा। अब एक सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने घर का वातावरण कैसा बना रखा है? जैसा कि मैं पहले भी कहती आई हूँ कि हमें बच्चों के साथ एक समय का भोजन करना आवश्यक है कि हमें पूरा परिवार मिल करके कोई भी समय निश्चित हो कि उसमें हम भोजन एक साथ कर सकें। उसका एक बहुत अच्छा सा प्रभाव पड़ता है। क्या होता है कि उस समय हम प्यार से हँसते हैं, खिलखिलाते हैं, बोलते हैं और मस्ती भी करते हैं और बच्चों को ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। जब बच्चे दूसरी विपरीत स्थिति देखते हैं कि माँ बाप बुरी तरह से झगड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एक-दूसरे को गाली-गलौज कर रहे हैं और यहाँ तक है हाथापाई कर रहे हैं। बच्चे की स्थिति क्या हो जाती है वो बात मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताने जा रही हूँ, क्या-क्या है होता है। तो इसलिए घर में एक मुस्कुराहट वाला वातावरण बनाइए, बहुत अच्छा-सा रखिए वातावरण रखिए, देखिए उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि ए स्माइल इज़ ए कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट यानी स्माइल होती तो टेढ़ी है, ऐसे करके होती है, परंतु वो हर किसी चीज़ को स्ट्रेट कर देती है, सीधा बना देती है, यानी सीधा और सरल बना देती है। तो इसलिए उस स्माइल में जो कर्वनेस है, वो अपने व्यवहार में कर्वनेस मत लाइए। बस स्माइल करिए और आपकी सब चीज़ें स्ट्रेट वे में जाने लगेंगी, बहुत अच्छी तरह से होने लगेंगी। तो एक छोटी-सी जो लोग निभाने की चाहत रखते हैं
जो भी व्यक्ति चाहे पति है या पत्नी है, जब आपस में निभाने की चाहत रखते हैं, जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि वो लोग अच्छी तरह से निभा लेते हैं, परंतु जिनकी लव मैरिज होती है, वो इतने अच्छी तरह से नहीं निभा पाते। शुरू में तो बड़े च लंबे-चौड़े वादे करते हैं। मैं वैसे लव मैरिज के यहाँ खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं इस तरह की बात नहीं रख रही, परंतु कारण क्या है कि जब वो निभाने की चाहत रखते हैं तो अच्छी तरह से निभ जाती है। लव मैरिज में होता क्या है कि आप बहुत अच्छी चीज़ें, अपना बेस्ट पहले से ही दिखा पाते हैं और जब आप सही जीवन में आते हैं, जब जीवन के धरातल पर आते हैं, प दाम्पत्य के धरातल पर आते हैं, तो आपको उनकी इधर-उधर की बातें बुरी लगने लगती हैं। पहले तो आप ऐसा करते थे, पहले तो तुम ऐसा करती थी और ऐसा करते थे, जो बेस्ट उनका वो होता था, जो वो पहले दे दे चुके थे, वो वर्स्ट होता चला जाता है। इसलिए जहाँ निभाने की चाहत अगर दोनों ओर से हो, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं टूटता। ऐसा रिश्ता हमेशा आगे तक चलता है। एक छोटी-सी कील एक छोटी-सी कील र रास्ते की मोटरसाइकिल की गति को बदल देती है। क्योंकि पंचर हो गया और आपकी गति बदल गई। तो आप सोचिए कि कोई छोटा-सा नेगेटिव विचार या हमारा जो गलत है गलत झगड़े वाला गलत व्यवहार, वो व्यवहार और विचार भी तो आपकी गति को रोक सकता है। तो क्यों करते हैं आप झगड़े का व्यवहार? क्यों करते हैं इस तरह की परिस्थिति पैदा कि आपके जीवन की गति धीमी पड़ जाए या बदल जाए। एक सकारात्मक रूप ना लेकर के नकारात्मक रूप ले जाए। क्योंकि आप जिसके लिए आपने अपने दाम्पत्य जीवन को स्वीकारा है, वो नन्ही-सी कोमल-सा व्यक्तित्व किस तरह का होगा? शुरू से उसके अंदर जब जैसी आदत आप डालेंगे, जैसे उसके व्यक्तित्व के निर्माता आप बनेंगे, वो आगे चलकर वैसा ही बनता चला जाएगा। कहते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठः, गीता में भगवान के कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया था, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेव उत्तरो जनः। न स यत् प्रमाणम कुरुते लोके तदनुवर्तते। कि जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं ते हैं वैसा ही मनुष्य भी अन्य मनुष्य भी करते रहते जाते हैं। वो जिसको प्रमाणित करते हैं, संसार भी उसका ही अनुकरण करता है या अनुसरण करता है। क्यों? आप हैं परिवार के मुखिया, आप भी श्रेष्ठ पुरुष हैं। जैसा-जैसा आप करेंगे, वैसा-वैसा ही आपकी संतान आपका अनुसरण करेगी। जिन कार्यों को आप करेंगे, जिन बातों को आप प्रमाणित करेंगे, आपका बच्चा पूरी तरह से उसका ही अनुसरण करेगा, उसी तरह से उसको को करने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं ना आप घर के मुखिया हैं, आपका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए। एक सेंटेंस आता है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा होती है। आपने घर के अंदर झगड़े का वातावरण बना रखा है, तो नेचुरली कि आपके घर के झगड़े का वातावरण भी आपके घर का वातावरण भी झगड़े वो कलुषित और क्लेश से परिपूर्ण होगा। और वही कोरी स्लेट वाला बच्चा को जिसका मस्तिष्क एक कोरी स्लेट है, उसके ऊपर वही सारी बातें, वही गाली-गलौच, वही झगड़ा, वही एक-दूसरे के प्रति वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष वो सब उसके अंदर भी भर जाएगी। कई बार मैं कहती हूँ क्यों हो जाता है ऐसा बच्चे में भी? बच्चे के साथ भी अब जैसा-जैसा माँ-बाप ऐसे व्यवहार करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चे में? अब आपने कभी देखा है मैंने कई बार देखा है कि बहुत छोटा-सा बच्चा है जो कि बोलना ही शुरू कर रहा है। मम्मी-पापा ने कुछ कहा, "अच्छा रहने दो, आप ऐसे मत करो, आप ये है" और कई बार मम्मी-पापा अगर एक्टिंग में भी एक अभिनय के रूप में भी या दिखावे के लिए भी झगड़ा करते हैं तो छोटा-सा बच्चा तो तोतला के कहता है, पापा ना, मम्मा ना" क्योंकि उसको उस छोटे से बच्चे बाल मन को भी वो छोटा-सा जो उनका व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं होता, सहन नहीं होता। तो आप कैसे सोचोगे कि वो जो है थोड़ा बड़ा होते हुए बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्योंकि उसका तो तब मस्तिष्क भी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ, तब भी बच्चा उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा, तो बड़ा बच्चा कैसे है? वो बहुत संकुचित हो जाता है। बच्चा बहुत ही संकोच में आ जाता है कि हाय मेरे मम्मी-पापा क्यों लड़ रहे हैं? क्यों इस तरह से करते हैं? तो
कई जब जिस घरों में ऐसा होता है थोड़ा-सा 4-5 साल बच्चे का बच्चा हो गया, तो जब वो देखता है मम्मी-पापा को लड़ते हुए, तो उसके दोस्तों के साथ भी बच्चे का व्यवहार नेगेटिव हो जाता है। वो बच्चों के दोष देखने लगता है, जैसे मम्मी-पापा एक-दूसरे के दोष देखते हैं, तो वो अपने दोस्तों के, अपने टीचर्स के, उनके दोष देखने में ही अपना पूरा का पूरा कौशल लगा देता है। और जब वो कौशल लगा देता है, इसी तरह से व्यक्तित्व में विकृति आती चली जाती है। वो किसी से एडजस्ट नहीं कर पाता, परेशान अ, उम, प अ, परेशान हो जाता है, उसका अस्वाभाविक व्यवहार होने लगता है, वो दूसरों को बुलिंग करने लगता है, और कि जो मेरे माता-पिता ऐसा करते हैं, तो मैं भी ऐसा ही करूँ। और यही आजकल ये वाली बहुत बड़ी एक समस्या होती जा रही है कि बच्चे आपस में बुलिंग बहुत करते हैं, एक-दूसरे की खिंचाई बहुत करते हैं, दूसरे को चिढ़ाते हैं। ये और जो एक वो बच्चा है कल्प्रिट, यानी अब जिसके ऊपर वो शोषित हुआ बच्चा है, जिसके ऊपर एप्लाई किया गया है, एप्लाइड बच्चा इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो ये सोचता है कि मैं क्या करूँ? मेरे मम्मी-पापा ने तो मुझे इस तरह की बातें सिखाई हैं, परंतु इसने क्या कहते हैं, मेरे मम्मी-पापा ने तो मुझे ऐसी बातें सिखाई हैं, ये बच्चा ऐसा कर रहा है। तो उसमें जो एक सामान्य बच्चा है, वो भी एक परेशान हो जाता है। क्यों हम बच्चे को बुलिंग सिखाते हैं? क्यों हम उस बच्चे को होने देते हैं? क्योंकि अन्य बच्चों को जब वो परेशान करेगा, तो एक अच्छे से बच्चे भी कितने परेशान हो जाएँगे। तो ये बात हमें सिखानी पड़ेगी। और यहीं से कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है बुलिंग करता है, ऊपर से ये सबको दिखाने का कोशिश करता है, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, हैं? परंतु यहीं से उसके अंदर आवरण चढ़ाने की, मुखौटा ओढ़ने की आदत आ जाती है, जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व को विसंकलित कर देती है। उसके व्यक्तित्व को खराब कर देती है। उसका जो उसका असली व्यक्तित्व होना चाहिए था, उस व्यक्तित्व को आपने उसका व्यक्तित्व को कहना चाहिए कुंठित कर दिया एक तरह से। तो और कई बार बच्चे का एंटी सोशल बिहेवियर हो जाता है, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो उसका उल्टा करता है। आपने कहा कि बेटा देखो ताऊ जी आए हैं, चलो पैर छुओ, हैं? वो बच्चा छू ही नहीं रहा, क्योंकि क्योंकि वो जो है जानबूझकर, क्योंकि माता-पिता लड़ते रहते हैं, माता-पिता का खुद का व्यवहार ऐसा है, तो वो जानबूझ कर के पैर नहीं छूता। अच्छा, आज तो ये पैर छूने के सिखा रहे हैं, और क्या कहते हैं, वैसे खुद भी लड़ते रहते हैं। तो बच्चे के अंदर आपके प्रति आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, तो वो एक एंटी सोशल बिहेवियर की तरफ चलता चला जाता है। कई बार एक ये भी होता है कि हर बच्चे का व्यक्तित्व अलग होता है। हर हर बच्चा अपने आप में अलग है। कोई बहुत इमोशनल होता है, तो इमोशनल के साथ तो और भी ज़्यादा परेशानी है कि उसके सामने तो आपको थोड़ा-सा भी चीख कर के भी, ज़रा ज़ोर से भी बोल देंगे, तो उस पर असर पड़ जाता है। और कोई बच्चा जो है ये रिजिड होता है, बहुत ही क्रोधी, ज़िद्दी-सा होता है, तो उसके साथ हमें अलग प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। जैसे कि रिजिड बच्चा बहुत ज़िद्दी है, उसको उस समय तो आप उसकी ज़िद पूरी कर दीजिए, जब वो शांत हो जाएगा, तब उसको समझाइए कि इस तरह का कराएँ। ख़ैर ये तो टॉपिक हमारा दूसरा हो गया, मैंने उसको तो रिजिड होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि आप लोगों की लड़ाई-झगड़े को देख कर के गुस्सैल हो जाते हैं। क्योंकि हर किसी का व्यक्तित्व आपके लड़ाई झगड़े को देख-देख कर फ़र्क हो रहा है। हर बच्चा अलग-अलग ढंग से, कुछ बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं। इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि उसको लगता है, कहीं पर देखता है कि ज़्यादातर लड़के जो हैं अपने पिता की तरफ से के गुस्से को गुस्से का शिकार बनाते हैं, और ज़्यादातर लड़कियाँ माँ को गुस्से का शिकार बनाती हैं, क्योंकि कारण क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि बेटी पिता के व्यवहार को अच्छा मानती है, और बेटा माँ के व्यवहार को अच्छा बनाती है। कुछ माएँ भी बच्चे के उसके सामने बड़ी दयनीय हो होकर बोलती हैं कि बेटा तेरे पापा ऐसा करते हैं, ये करते हैं। तो क्या हुआ
कि हमारा जो व्यवहार है वो बच्चे को डिस्टर्ब कर देता है बुरी तरह से। तो वो जो है ना गुस्सैल हो जाते हैं और आपके घर में खुशियों में ग्रहण लग जाता है। पूरी तरह से उसमें ग्रहण लग जाता है। कुछ बच्चे लोनर हो जाते हैं, बिल्कुल अकेला महसूस करने लगते हैं। तो क्या हो जाता है, वो ना डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तनाव के शिकार हो जाते हैं अपने, और सब लोगों से अलग-अलग रहने लगते हैं। अपने एक फ़ियर में जीने लगते हैं, डर में जीने लगते हैं कि कहीं कोई मेरे से ऐसा ना कह दे, कोई मुझे ऐसा ना कह दे। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि बच्चे के प्रति बच्चे के अंदर क्या-क्या व्यवहार उसका परिवर्तित होता चला जाता है, और कई बार गुमसुम हो जाते हैं, यानी उनका बचपन ही गुम हो जाता है। वो जानते ही नहीं कि बचपन कैसे जिया जाता है। कुछ बच्चे पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, यानी निराशावादी दृष्टिकोण के हो जाते हैं, और वो जो है मानसिक रूप से एक तरह से बीमार हो जाते हैं। उनको हर चीज़ में नकारात्मकता नकारात्मकता दिखाई देती है। जब वो उस तरह के होते हैं तो उनके अंदर सेल्फ डिफीटिंग थॉट्स आने लगते हैं कि अपने को हारने की, मैं तो हर जगह से हार रहा हूँ, मैं तो असफल होता जा रहा हूँ, मैं तो जीवन से निराश हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता-पिता झगड़ रहे हैं तो कहते हैं, अरे ये तो लड़ते ही झगड़ते रहेंगे, हम दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये किशोरों के साथ अवस्था होती है। वो जाकर के वहाँ सुट्टा मारना, गंदे गंदे क्या, बच्चा तो ख़ैर गंदा नहीं होता, बच्चे का व्यवहार गंदा होता है। तो उसको लेकर के वो जो है उसमें वहाँ जाकर के बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे जो कि अपराधी प्रवृत्ति जिनके अंदर समाई हुई है, उन बच्चों के साथ मिल जाते हैं। तो क्या होता है कि कई बार सीक्रेटिव बच्चे हो जाते हैं, सीक्रेटिव यानी अपनी बातों को छुपाने लगते हैं। हर किसी को एक, जैसे मैंने अभी बताया कि आवरण को ओढ़ना सीख जाता है बच्चा, तो अपने माँ-बाप से साफ-साफ झूठ बोलते हैं और इस तरह से उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि नहीं-नहीं ये वाली बात ऐसे है, ऐसे नहीं है। तो वो छुपाने लगते हैं, और कुछ बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं वो उन समस्याओं को समझने भी लगते हैं। जो किशोर होते हैं, किशोर के साथ-साथ युवा होने की स्थिति में आते हैं, तो वो घर की समस्याओं को समझने भी लगते हैं। तो और कुछ लोग फ़ियर ऑफ फेलियर से होते हैं, उनका नुकसान होता है। जब उस फेलियर के डर से, फेलियर का डर होने, असफल होने का डर उनके अंदर होता है, तो वो उनका नुकसान होता है। सुनने में तो अजीब लगता है, परंतु वास्तव में वो बहुत डरने लगते हैं। देखो, ढल जाती है हर चीज़ अपने वक़्त पर। बस एक लगाव और व्यवहार ही है जो कभी हमें बूढ़ा नहीं होने देता। त तो अब क्या होता है कि बच्चा जो है आपको कॉपी करता है। आप जैसा बोलोगे तो वो नहीं सुनेगा, बल्कि आप जैसा करोगे वो उसको करेगा। तो इसलिए बच्चे के अंदर एक बिलीफ बनाइए, एक विश्वास बनाइए कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो बच्चों के सामने जब हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो बच्चा ना अपने आप में इतना परेशान हो जाता है कि वो समझ नहीं पाता मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए, और वो आपके ही व्यवहार को अपना आचरण मानने लगता है कि मुझे ऐसा ही देखा है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आगे आने वाले समय में जैसे-जैसे वो युवा होगा और अपना परिवार बनाएगा, तो उसे आगे आने वाले समय में बहुत भारी मुसीबत आ जाएगी। आप एक बात ज़्यादा दूर मत जाइए, महाभारत को अगर पढ़ के देखिए, तो अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की चक्रव्यूह के अंदर जाने की भेदने की कला सीख ली थी। वो तो जिस समय वो सीखने अर्जुन सिखा रहे थे तो माँ को नींद आ गई। तो कितने शांत चित्त वो रहे होंगे कि गर्भ में ही उन्होंने इस विद्या को सीख लिया, क्योंकि माता और पिता बहुत ही शांत चित्त हृदय के थे। इसी कारण से उन्होंने इसको सीख लिया, क्योंकि ये कहते हैं ना कि एक शांत मन चुनौतियों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमारा मन शांत है, तो कितनी भी चाहे सारी चुनौतियाँ आ जाएँ, हम उस चुनौतियों का सामना भली प्रकार से कर सकते हैं। आशाएँ ऐसी हों जो मंज़िल तक ले जाएँ, क्योंकि हम ऐसी आशाएँ करें कि जो हमें मंज़िल तक पहुँचाने में का प्रयास करें। मंज़िलें ऐसी हों जो हमें जीना सिखा सकें, कि मंज़िल हमारी ऐसी हो जो हमें जीने के लिए प्रेरित करे। मंजिल ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है कि जो है हम गलत लक्ष्य रखें, गलत तरीके से जीना सिखाएँ। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और जीवन इस प्रकार का होना चाहिए जिसमें कि हम आपस के रिश्तों की कदर कर सकें, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को
मजबूर कर दें। अगर आप इसका अच्छी तरह से अपने आप विश्लेषण करेंगे तो मैं समझूँगी कि आपका जीवन धन्य है। और बुढ़ापे में आपका साथ आपके बच्चे कैसे देते हैं, आपका की परवरिश की परख इसी से पता चलेगी। ये इसलिए आप अपने स्वामी स्वयं बनो, है ना? अप्पो दीपः भव जो है कि आप अपने दीपक स्वयं बनो, अपने विषय में स्वयं सोचो, अपने स्वामी बनो, जिसको कि कोई भी रोक ना पाए। रोक ना पाए। देखिए, इफ योर आईज़ आर पॉजिटिव, यू विल लव द वर्ल्ड। If your eyes are if your eyes are positive, you love you will love the world. But if your tongue is positive, world will love you. अब हमें मैं अपने अंतिम सोपान की तरफ चलती हूँ इस व्याख्यान के, तो केवल 3 एफ याद करिए अपने जीवन में। सबसे पहला एफ फर्म, आप जो बात कह रहे हैं अपनी बातों पर टिके रहें कि मुझे अपने बच्चों के सामने मुझे कभी नहीं झगड़ना है। दूसरा एफ वो है फेयर, आप अपने बच्चों के सामने एक स्पष्ट विचारधारा रखें, स्पष्ट साफ हो, आपकी विचारधारा बिल्कुल साफ हो, स्पष्ट विचारधारा हो। तीसरी है फ्रेंडली, तीसरा एफ है फ्रेंडली। आपका आप अपने बच्चों के साथ एक मित्रवत व्यवहार बनाए रखें। तो जब आपकी मित्रता में शत्रुता तो होती नहीं, तो लड़ाई झगड़ा होगा नहीं। जब शत्रुता नहीं है तो आपके अंदर आपका जो परिवार है वो एक हँसता खिलखिलाता हुआ परिवार बनेगा। नदियों की तरह बस बहते रहिए, चट्टानें अपने आप कट जाएँगी। जीवन में परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें, यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबके यहाँ उपस्थित होने के लिए, सुनने के लिए बहुत-बहुत आभार मैं प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। और अगर इसमें आपके अंदर कोई सुझाव आ रहा है अथवा या कोई समस्या आपको प्रतीत हो रही है, कोई शंका है, तो उसके समाधान हेतु मैं पूरी तरह से प्रस्तुत हूँ। नहीं, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी शंका लगती है या आपका सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। हम समाधान के लिए प्रस्तुत होंगे और आपके सुझावों का हम आदर करेंगे। धन्यवाद।